आज की वीडियो इन प्यारी प्यारी प्रेग्नेंट लेडीज के लिए जो यूट्यूब पर हजारों वीडियो स्क्रॉल कर चुकी हैं, ये जानने के लिए कि उनके प्रेगनेंसी फेज के हिसाब से और उनकी तबीयत को देखते हुए और मोस्ट फेमस ऑल वाइट टेल्स के हिसाब से, यानी कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो एक छोटी छोटी प्रेडिक्शंस बताई हैं जेंडर को लेकर, उनके हिसाब से वो कौन सा बेबी जेंडर कैरी कर रही हैं, बेबी गर्ल या फिर बेबी बॉय। वैसे तो प्रेगनेंसी के स्टार्ट से ही माँ को ये जानने की एक्साइटमेंट बहुत ही ज्यादा होती है और 4 से 5 महीने के बाद तो कई सारी बड़ी बुरी औरतें मर्दों की चाल ढाल को देखकर उनके जेंडर को लेकर तुक्के मारना भी स्टार्ट कर देती हैं। तो आज मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और कई सारी लेडीज के पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी मोस्ट एक्यूरेट ऑल वाइट टेल के बारे में, जिसका सच्चाई से कहीं ना कहीं कोई ना कोई ताल्लुक तो जरूर है। यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे जरूर फेवर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कर और शेयर कर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं बेबी गर्ल और बेबी बॉय दोनों की माँ बन चुकी हूँ और आज की वीडियो ना सिर्फ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर बना रही हूँ, बल्कि अच्छी खासी रिसर्च करने के बाद बना रही हूँ। तो इस बात की तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि मेरी वीडियो देखने के बाद आपको यूट्यूब पर मजीद 100-200 वीडियोस नहीं देखनी पड़ेंगी और आपकी जितने सवालों के जवाब है इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में जरूर मिल जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैरिंग लो और हाई पर, यानी कि ऐसा माना जाता है कि अगर आप बेबी को लो कैरी कर रही हैं, यानी कि आपका पेट निचली साइड पर लटका हुआ है, तो इसका मतलब है कि आप बेबी बॉय को कैरी कर रही हैं। और इसी तरह इसी के बरक्स अगर आपका पेट बहुत फुटबॉल शेप में है, बहुत राउंड शेप में है और आपका बेबी ऊपर की साइड पर ज्यादा है, तो ऐसे में आप बेबी गर्ल को कैरी कर रही हैं। बट अकॉर्डिंग टू माई केस और सो मैनी केसेस जो मैंने देखे हैं, उन सबको लेकर इस प्रेडिक्शन को अगर मैं देखूँ तो काफी हद तक एक्यूरेट, क्योंकि जब मैं अपना फर्स्ट बेबी कैरी कर रही थी यानी बेबी गर्ल को, तो मेरा पेट बहुत ही राउंड शेप में था और जब मैंने अपने बेबी बॉय को कैरी किया तो मेरा पेट वाकई ही नीचे की तरफ लटका हुआ था। और ऐसे में मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जिनके साथ ये सिमिलर इश्यूज, लेकिन यही मैं बताते चलूं कि काफी सारे मैंने बेबी गर्ल के केसेस भी ऐसे देखे हैं जिनमें पेट की पोजीशन नीचे की तरफ यानी कि लटका हुआ पेट ज्यादा था। तो इस हिसाब से अपने केस को लेकर तो मैं 50-50 इसको नंबर दूंगी। लेट मी क्लियर, आई एम नॉट सेइंग इट्स मेडिकली प्रूवन, मैं अपने केस के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। सेकंड, हम जिस चीज के बारे में बात करेंगे वो है प्रेगनेंसी क्रेविंग। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आप स्वीट एंड सॉल्टी चीजों को क्रेव कर रही हैं तो आप बेबी बॉय को कैरी कर रही हैं, और अगर आप स्पाइसी और चटपटा क्रेव कर रही हैं तो आप बेबी गर्ल को कैरी कर रही हैं। ये क्रेविंग मेरे केस में काफी हद तक ठीक भी थी और नहीं भी। इन माई केस ये बात बिल्कुल सही है कि मैंने अपनी बेबी गर्ल के टाइम पे काफी चटपटा खाया है, लेकिन जब मैंने बेबी बॉय को कैरी किया तो स्टार्टिंग में मुझे चटपटा ही पसंद आता था, बट आफ्टर 5 to 6 मंथ मुझे मीठा काफी अच्छा लगने लगा मेरे बेबी बॉय के टाइम पर। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि मुझे मेरी बेबी गर्ल के टाइम पर दूध बहुत ज्यादा पसंद आता था और डेयरी चीजें जैसे अंडा, दूध, दही, ये सब चीजें बहुत ज्यादा पसंद आती थी, इवन मीट भी। लेकिन जब मैंने अपने बेबी बॉय को कैरी किया तो मुझे दूध से बनी हुई चीजें, डेयरी चीजें, अंडा, दूध, दही और मीट बहुत ज्यादा बुरा लगता था। इवन जब मीट पकता था तभी मैं उसकी स्मेल को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, फौरन वॉमिट कर देती थी। और ये बात मैंने काफी लोगों से सुनी है कि बेबी बॉय के टाइम पर उन्हें मीट से काफी ज्यादा एलर्जी हो गई थी, बट अगेन इट्स नॉट मेडिकली प्रूवन, लेकिन कहीं ना कहीं इसका तबीयत से या किसी ना किसी चीज से ताल्लुक तो जरूर है। नेक्स्ट मोस्ट फेमस ऑल वाइट टेल है मॉर्निंग सिकनेस को लेकर। माना जाता है कि अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज्यादा है तो ऐसे में आप बेबी गर्ल को कैरी कर रही हैं, और अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस बहुत कम है तो आप बेबी बॉय को कैरी कर रही हैं। बट मेरे केस में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। मैंने अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी जो कि बेबी गर्ल की प्रेगनेंसी थी, उसमें एक दिन भी दिल खराब होने से वॉमिटिंग नहीं, इवन स्टार्टिंग के दिनों में भी नहीं। बट ड्यूरिंग माई सेकंड टाइम प्रेगनेंसी जब मैं बेबी बॉय को कैरी कर रही थी, मुझे इतनी ज्यादा मॉर्निंग सिकनेस हुई कि मैं बता नहीं सकती। मैं कुछ खा नहीं पाती थी, ना सिर्फ सुबह के टाइम, दिन के टाइम, रात के टाइम, हर वक्त मुझे मॉर्निंग सिकनेस तो नहीं कहेंगे, वॉमिटिंग बोलेंगे, जरूर होती। और अनफॉर्चुनेटली ये किस्सा मेरे 9 महीने तक चला, टिल द डे आई डिलीवर माई बेबी। लेकिन यहीं अगर मैं दूसरी प्रेग्नेंट लेडीज के बारे में बात करूं जिनसे मैंने बात की है, तो उनके केस में ये सीन बिल्कुल सही जा रहा था। मतलब जब उन्होंने अपनी बेबी गर्ल को डिलीवर किया तो उन्हें मॉर्निंग सिकनेस काफी ज्यादा हुई शुरू के 4 to 5 मंथ, और बेबी बॉय के टाइम पे भी यही सीन रहा और उनको मॉर्निंग सिकनेस लगातार होती रही। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस प्रेडिक्शन का हकीकत से दूर तक कोई लेना देना नहीं है, अगर है तो बहुत कम है। ये शायद ऐसा हो सकता है कि जब अपना फर्स्ट बेबी कैरी करते हो तो आपकी बॉडी के अंदर चीजों को बर्दाश्त करने की कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है, आपकी बॉडी में काफी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, इसलिए आपको इतनी ज्यादा मॉर्निंग सिकनेस नहीं होती। और सेकंड बेबी के टाइम पर ज्यादा मॉर्निंग सिकनेस इस वजह से भी हो सकती है क्योंकि उस वक्त आपकी बॉडी काफी ज्यादा रिकवरी मोड पर होती है। मे बी इसका कोई ना कोई लॉजिकल जो है वो स्ट्रक्चर जरूर होगा, लेकिन फिलहाल मुझे अपने केस के लिहाज से ये थ्योरी बिल्कुल ही फिजूल लगती है। सो नेक्स्ट ऑल वाइट टेल के लिहाज से अगर आप अपने बेबी की दौरान बहुत ज्यादा एक्टिव फील कर रहे हो तो इसका मतलब आप बेबी बॉय को कैरी कर रहे हो, और बिल्कुल इसी तरह अगर आप बहुत लेजी और लो फील कर रहे हो तो आप बेबी गर्ल को कैरी कर रहे हो। बट इन माई केस इट वॉज कम्प्लीटली उलट, क्योंकि जब मैं अपनी बेबी गर्ल को कैरी कर रही थी तो मैं बहुत ज्यादा
लो फील नहीं करती थी, बल्कि बहुत ज़्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक फील करती थी। और मैं काफ़ी ज़्यादा तबीयत के लिहाज से बिल्कुल मतलब नॉर्मल थी, कोई मुझे अप एंड डाउन नहीं होता। और जब मैं अपने बेबी बॉय को कैरी कर रही थी तब मैं बहुत ज़्यादा लो और लेज़ी फील करती थी और मुझे नींद भी बहुत ज़्यादा आती थी। तो इस प्रेडिक्शन का भी मुझे नहीं लगता कि हकीकत से कोई लेना देना है। मे बी जब हम फर्स्ट टाइम बेबी को डिलीवर कर रहे होते हैं तब हमारी बॉडी के अंदर कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन जब इसके बरक्स हम सेकंड बेबी या थर्ड बेबी या फोर्थ बेबी को कैरी करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो कैपेसिटी होती है चीज़ों को बेयर करने की वो काफ़ी कम होती है। इस वजह से हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट ऑल लाइफ टेयर है मूड स्विंग के बारे में। ऐसा माना जाता है कि अगर आपके मूड बहुत ज़्यादा स्विंग होते हैं, मतलब एकदम से आप अच्छा फील करते हो, एकदम से आप बुरा फील करते हो, एकदम से आपको गुस्सा आ जाता है, एकदम से आप खुश हो जाते हो और एकदम से आपको रोना आ जाता है, तो इसका मतलब है कि आप बेबी गर्ल को कैरी कर रहे हो। इसके बरक्स अगर आपके मूड ज़्यादा चेंजेस नहीं होते मूड्स में और आप हमेशा न्यूट्रल रहते हो, हमेशा काम रहते हो, तो इसका मतलब है कि आप बेबी बॉय को कैरी कर रहे हो। इन माई केस इट वॉज अ बिग येस, क्योंकि बेबी गर्ल के टाइम पर मुझे काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग्स होते थे। इवन मैं अपने बेबी को डिलीवर करने के बाद पोस्टमार्टम डिप्रेशन में भी चली गई थी। और मेरे बेबी बॉय के टाइम पर मुझे बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स नहीं हुए, तो कहीं ना कहीं ये प्रेडिक्शन काफ़ी हद तक मेरे केस में बिल्कुल एक्यूरेट रही है। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रेडिक्शन ना बहुत ही मज़ेदार है, क्योंकि ये आपके लुक्स के बारे में। तो यहाँ ये माना जाता है कि अगर आप प्रेगनेंसी के फेस में बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल जो है वो दिखाई दे रहे हो और आपकी स्किन बहुत अच्छी जा रही है और आप बहुत ही चार्मिंग हमेशा नजर आते हो और आपकी स्किन पर हमेशा ग्लो रहता है, तो इसका मतलब है कि आप बेबी बॉय को कैरी कर रहे हो। और इसके उलट अगर आप बेबी गर्ल को कैरी कर रहे हो तो आपके फेस पर बहुत ही ज़्यादा डलनेस होती है, आप बहुत हमेशा डल नज़र आते हो, क्योंकि अक्सर लोग ऐसा कहते हैं कि बेटियां जो हैं वो आपकी खूबसूरती को चूस रही होती हैं। इस वजह से अगर आप बेबी गर्ल को कैरी कर रहे हो तो आपकी खूबसूरती मद्धम पड़ जाती है। तो मेरे केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मेरी बेबी गर्ल के टाइम पर मैं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गई थी, मेरी स्किन बहुत अच्छी हो गई थी, मैं हमेशा बहुत प्रेजेंटेबल अपने आप को नज़र आती थी और सभी लोग तारीफ़ करते थे। बल्कि मेरा स्किन शेड भी 1 नंबर या 2 नंबर लाइटर हो गया था मेरे नेचुरल फेस शेड से। जबकि बेबी बॉय के टाइम पर मैं बहुत ज़्यादा डल हो गई थी, मेरी स्किन बहुत डल हो गई थी, मेरा कॉम्प्लेक्शन बहुत डार्क हो गया था। तो मेरे केस में तो ये प्रेडिक्शन बिल्कुल भी काम नहीं आई। लेकिन फिर भी मैं इस प्रेडिक्शन को 10 में से 5 नंबर दूंगी, क्योंकि मेरे केस के अलावा मैंने जो बाकी केसेस देखे हैं उसके हिसाब से प्रेडिक्शन काफ़ी हद तक सही है। नेक्स्ट प्रेडिक्शन का ताल्लुक भी आपके लुक्स से ही है। कहते हैं कि अगर आपके फेस पर बहुत ज़्यादा एक्नी आ रही है तो इसका मतलब आप बेबी गर्ल को कैरी कर रहे हो, और अगर आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर और आपके फेस पर एक्नी नहीं आ रही तो आप बेबी बॉय को कैरी कर रहे हो। इन माई केस ये प्रेडिक्शन काफ़ी हद तक सही थी, क्योंकि मेरी स्किन तो बेशक मेरी बेबी गर्ल के टाइम पर काफ़ी ग्लोइंग हो गई थी, लेकिन मेरे फेस पर काफ़ी ज़्यादा एक्नी हुई, जबकि बेबी बॉय के टाइम पर मेरे फेस पर कोई एक्नी नहीं थी, बल्कि मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा क्लियर थी। बेशक बहुत ज़्यादा डल थी लेकिन बिल्कुल क्लियर थी, एक्नी के कोई निशानात नहीं। लेकिन यहाँ पर मेरी सिस्टर इन लॉ को बेबी जो बॉय कैरी कर रही हैं उनके फेस पर काफ़ी ज़्यादा एक्नी हो रही है। इसका मतलब ये कि ये प्रेडिक्शन भी हकीकत पर मबनी तो नहीं है। नेक्स्ट प्रेडिक्शन है हेयर फॉल को लेकर। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपकी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रही है आपकी प्रेगनेंसी के टाइम पर तो इसका मतलब आप बेबी गर्ल को कैरी कर रहे हो, और अगर आपको हेयर फॉल बिल्कुल नहीं हो रहा तो आप बेबी बॉय को कैरी कर रहे हो। मेरे केस में प्रेडिक्शन बिल्कुल सही रही है, क्योंकि जब मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी तो मुझे काफ़ी आंटियों ने मेरे हेयर फॉल देखकर ये बोला था कि तुम बेबी गर्ल को कैरी कर दो क्योंकि तुम्हारे हेयर काफ़ी ज़्यादा फॉल हो रहे हैं। और मेरी सेकंड टाइम प्रेगनेंसी में मेरे बाल बिल्कुल नहीं गिरे, इवन मेरे बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी और लेंथी भी हो गए थे। और सेम यही केस मेरी सिस्टर के साथ भी हुआ, मेरी भाभी के साथ भी हुआ, और बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जिनसे मैंने बात की, जिनसे मैंने इन्फॉर्मेशन ली, उनके साथ भी बिल्कुल सेम केस था। उनके बेबी बॉय के टाइम पर उनके बाल काफ़ी हेल्दी हो गए थे, बेबी गर्ल के टाइम पर उनके बाल काफ़ी ज़्यादा खराब हो गए। यानी कि कोई ना कोई लॉजिक तो है इसमें। सो नेक्स्ट प्रेडिक्शन है कि अगर आपका ब्रेस्ट साइज प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप बेबी गर्ल को कैरी कर रहे हो, और अगर आपकी बॉडी स्ट्रक्चर में कोई खास फर्क नहीं पड़ा तो इसका मतलब आप बेबी बॉय को कैरी कर रहे हो। और अगर यहाँ बात करूँ मैं अपने केस की तो ये प्रेडिक्शन मेरे केस में भी काफ़ी हद तक बिल्कुल सही, और ना सिर्फ मेरे केस में, मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रेग्नेंट लेडीज़ देखी हैं जो बेबी बॉय को कैरी कर रही थी और उनके साथ भी ये सेम इशू था। तो ये भी काफ़ी हद तक हमारे नॉट साइंटिफिकली बट जो मैंने देखा है, एक्सपीरियंस किया, उसकी बेस पर तो ये काफ़ी हद तक सही रहा है। नेक्स्ट प्रेडिक्शन का ताल्लुक भी हमारे लुक से ही है, जो कि है वेट गेन। ऐसा माना जाता है कि अगर हम अपनी प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा वेट गेन कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम बेबी गर्ल को कैरी कर रहे हैं, और अगर हम अपना वेट लूज कर रहे हैं गेन करने के बजाय तो इसका मतलब ये है कि हम बॉय को कैरी कर रहे हैं। इन माई केस ये प्रेडिक्शन भी 100% एक्यूरेट रही है, क्योंकि जब मैं अपनी बेबी गर्ल को कैरी कर रही थी अपनी ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम मैंने 60+ वेट गेन किया था, जबकि जब मैं अपने बेबी बॉय को कैरी कर रही थी तो मैंने बहुत ज़्यादा वेट लॉस किया था और मैं बहुत वीक हो गई थी। और ये केस भी सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, मेरी सिस्टर
इन लॉ के साथ, और बाकी मैंने 2-3 लेडीज़ देखी जो कि अपने बेबी बॉय की प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा वेट लॉस कर रही थी। उन्होंने बेबी बॉयज़ को डिलीवर किया। नेक्स्ट प्रेडिक्शन, हमारी बड़ी बुरी औरतें अक्सर तुक्के मारती हैं इसको लेकर। अक्सर आपने सुना होगा कि कोई प्रेग्नेंट लेडी चल रही हो तो पीछे से एक औरत बोलती है कि तुम्हारी बॉडी पीछे से बहुत ज़्यादा फ्लैट होगी, इसका मतलब ये है कि तुम बेबी बॉय को कैरी कर रही हो। और इसके साथ अगर आपका हिप फैट बहुत ही ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब ये कि बेबी गर्ल को कैरी कर रही हो। ये प्रेडिक्शन भी हमारे जो पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पर बात करूँ तो काफ़ी हद तक एक्यूरेट रही, नॉट जस्ट इन माई केस बट अकॉर्डिंग टू सो मेनी केसेस। नेक्स्ट प्रेडिक्शन है कि अगर आपका बेबी लेफ्ट साइड पर मूवमेंट ज़्यादा कर रहा है तो इसका मतलब कि आप बेबी गर्ल को एक्सपेक्ट कर रहे हो, और अगर आपके बेबी की मूवमेंट राइट साइड पर ज़्यादा होती है तो इसका मतलब आप बेबी बॉय को कैरी कर रहे हो। अकॉर्डिंग टू माई केस और जितनी मैंने लेडीज से बात की उनके अकॉर्डिंग उनका बेबी दोनों साइड पर ही मूवमेंट करता था, ज़्यादा या कम, कभी लेफ्ट साइड पर ज़्यादा कर रहा है, कभी राइट साइड पर ज़्यादा कर रहा है। और मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, कभी बेबी लेफ्ट साइड पर ज़्यादा मूवमेंट करता था, कभी राइट साइड पर। लेकिन एक चीज़ जो मेरी बेबी गर्ल के टाइम पर नहीं हुई, बेबी बॉय के टाइम पर हुई कि मेरी जो राइट टांग थी उस पर बहुत अजीब सी खींच लगती थी। आई डोंट नो इसका हकीकत से कोई ताल्लुक है या नहीं, बट yeah, it's happened। नेक्स्ट प्रेडिक्शन, हमारी देसी औरतों को तो लाजमी पता, हमारी दादी नानियों और आंटियों के लिहाज से अगर प्रेगनेंसी के दौरान जो प्रेग्नेंट लेडी है वो अपना लेफ्ट पाँव पहले रखती है राइट पाँव के बरक्स, तो इसका मतलब कि वो बेबी गर्ल को एक्सपेक्ट कर रही है। लेकिन इसी के साथ अगर वो अपना राइट पाँव पहले रखती है स्टेप आगे लेने के दौरान, यानी कि अगर हम कहीं सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं या कहीं सीढ़ियाँ उतर रहे हैं तो पहले अगर हम अपना सीधा पाँव पहले रखते हैं तो इसका मतलब हम बेबी बॉय को कैरी कर रहे हैं। है तो बहुत फिजूल प्रेडिक्शन, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे केस में ये बिल्कुल सही रही है। मेरी बेबी गर्ल के टाइम पर मेरी खाला ने बोला, देखो तुमने अपना बायां पाँव पहले रखा, इसका मतलब कि तुम्हारे यहाँ तो बेटी ही होगी। और कंफर्म मेरे यहाँ बेटी ही हुई थी। आई डोंट नो कि उसने तुक्का लगाया था ये सच था, लेकिन मेरे केस में काफ़ी सही रहा है। नेक्स्ट प्रेडिक्शन है कि स्वेलिंग होना पाँव पर, हाथों पर, फेस पर, बॉडी पर, यानी कि अगर आपके फेस पर, पाँव पर, हाथों पर या कहीं भी स्वेलिंग होती है तो इसका मतलब आप बेबी बॉय को कैरी कर रहे हो, और अगर आपको स्वेलिंग नहीं होती तो इसका मतलब आप बेबी गर्ल को कैरी कर रहे हो। अकॉर्डिंग टू माई केस मेरे दोनों बेबीज़ के टाइम पर मुझे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हुई है मेरे पाँव पर, तो इसका मतलब ये प्रेडिक्शन तो कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है। मे भी किसी किसी की होती होगी, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रेडिक्शन का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा औरतों से भी बात की जो बेबी गर्ल को एक्सपेक्ट कर रही थी और उनके पाँव भी स्वेल होते थे। अगली प्रेडिक्शन के हिसाब से अक्सर बड़ी बुरी औरतों को आपने कहते सुना होगा कि यार देखा ये हमेशा चिड़चिड़ी रहती है, हमेशा इसका मूड ख़राब रहता है, इसका मतलब ये बेबी गर्ल को कैरी करे। और अगर कोई औरत बहुत हैप्पी रहती है, हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती है, हमेशा चार्मिंग लगती है, तो इसका मतलब वो बेबी बॉय को कैरी करे। मेरे केस में बिल्कुल उलट था। मैं अपनी बेटी के टाइम पर हमेशा बहुत खुश रहती थी, लेकिन मैंने एक बेबी गर्ल को डिलीवर किया और बेबी बॉय के टाइम पर मैं बहुत चिड़चिड़ी रहती थी। तो ऑफ कोर्स इन माय केस इट वाज अ बिग रॉन्ग प्रेडिक्शन। अगली प्रेडिक्शन काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है, ये है हमारे ड्रीम्स को लेकर। कहते हैं अगर आप अपने ख्वाब में बेबी गर्ल को देखते हो तो इसका मतलब कि आपके घर बेबी बॉय होगा, और अगर आप बेबी बॉय को देखते हो तो इसका मतलब आपके घर में बेबी गर्ल होगी। मुझे नहीं पता इसका हकीकत से कोई ताल्लुक है या नहीं है, लेकिन मैं ये बात 100% जानती हूँ कि मेरी बेबी गर्ल के टाइम पर मुझे अल्ट्रासाउंड करने से पहले, पता चलने से पहले कि मेरी बेबी गर्ल है या बॉय, मैंने अपने ख्वाब में बेटी देखी थी और डॉक्टर ने मुझे बेटी बोला था और माशाल्लाह से मैंने बेटी को ही डिलीवर किया था। तो मेरे केस में तो ये सीन बिल्कुल ही गलत रहा। यहाँ मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती चलूँ कि इन सब प्रेडिक्शन का हकीकत से कितना लेना देना है कितना नहीं है ये तो हकीकत में कोई भी नहीं जानता, मेडिकली ये अप्रूवन नहीं है। तो अगर आप बेबी गर्ल एक्सपेक्ट कर रहे हो और आपके सिम्टम्स बेबी बॉय से मिले और आप बेबी बॉय एक्सपेक्ट कर रहे हो और आपके सिम्टम्स बेबी गर्ल से मिले तो प्लीज़ डिसर्ट नहीं होना, क्योंकि हकीकत में आप क्या कैरी कर रहे हो ये अल्लाह ताला को बेहतर पता है। आप अल्लाह ताला से दुआ करें और दुआ के साथ साथ आप लोगों को भी बोलें कि वो आपके लिए दुआ करें और आपको जो चाहिए वो आपको मिले। मैं भी आपके लिए दुआ करती हूँ कि अगर आपको बेबी गर्ल चाहिए तो आपको बेबी गर्ल मिले, आपको बेबी बॉय चाहिए तो बेबी बॉय मिले। आई होप कि आपने जितनी प्रेडिक्शन सुनी है आपने कहीं ना कहीं सुनी होंगी और आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपके माइंड में इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दूंगी कमेंट्स में, या फिर अगर मुझे लगा कि उसके बारे में डिटेल बात करना चाहे तो मैं उसके बारे में वीडियो भी बनाऊंगी। तो आप बिल्कुल झिझकिएगा मत, आपके दिमाग में कोई भी सवाल है आप ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी, इंशाल्लाह बेहतर करूँगी। इसके अलावा अगर आप मेरे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के लिहाज से या मेडिकली आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऑफ कोर्स मैं आपके साथ कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करने से झिझकूंगी नहीं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगेन सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आगे भी मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आती रहूँगी। वीडियो पर अभी तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।